हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 9th बी में कोशिका भित्ति। आज का पॉइंट है कोशिका भित्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति यह पादप की सबसे बड़ी बाह्य झिल्ली है, यानी कि यह पादप जो कि उसकी क्या है, यह बाह्य झिल्ली सबसे बड़ी बाह्य झिल्ली है, परंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। परंतु यह कोशिका में क्या होती है, अनुपस्थित होती है, यानी उपस्थित नहीं रहती। जो आपको जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिका की यह सबसे जो बाह्य झिल्ली होगी, क्या होगी, सबसे बड़ी बाह्य झिल्ली कौन सी होगी, कोशिका भित्ति ही। ठीक, यह सख्त, मजबूत, मोटी, सरंध्र अजीवित संरचना है। सरंध्र अजीवित कोशिका रचना है। यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कोशिका क्या है, यह मध्य भित्ति के द्वारा ही एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। जिनके बीच में मध्य भित्ति होती है उसके द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक, इस डायग्राम को देखिए। इसमें क्या है, कोशिकाएं हमारी दो प्राथमिक कोशिकाएं भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति, यह मुख्य किसके बनी होती है, सेलुलोज की, जो मैंने बताया अभी। यह स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इसमें जो ये आपकी मध्य पटली में कहा, जिसके जाने की मध्य कोशिका की, जिसकी इसी के द्वारा ये क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ठीक, क्लियर। यह किसी में पादप कोशिका। ठीक, पादप कोशिका में यही सबसे बड़ी बाह्य झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति ही सबसे बड़ी उसकी बाह्य झिल्ली होती है। क्लियर। किसकी बनी होती है, यह सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, इतना क्लियर। सबसे बड़ी पादप में कौन सी झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है। यह किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और जो मध्य भित्ति है, जो इनकी मध्य भित्ति है, उसके द्वारा ये एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। क्लियर, ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखना। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के कार्य। किसके बारे में, कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका को संरचना प्रदान करती है, नंबर 1, यानी कि कोशिका भित्ति ही जो क्या है, कोशिका को क्या करती है, संरचना प्रदान करती है। क्लियर। और हमने कल पढ़ा था, ये तो क्या करती है, इसे संरचना प्रदान करती है। उसे निश्चित आकार कौन प्रदान करता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या करती है, उसे निश्चित आकार प्रदान करती है। और जो कोशिका है, कोशिका भित्ति है, यह उसकी संरचना को उसे प्रदान करती है। ठीक, क्लियर। कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। कोशिका भित्ति ही क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि यह इसका क्या होती है, बाह्य झिल्ली होती है स्ट्रक्चर में। यह सरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। क्या करती है, यह किसका कार्य, एक झिल्ली का कार्य करती है, जिससे अणु एक दूसरे से आर पार हो जाएं। ठीक, 4th पॉइंट है, इसमें मरम्मत करने व पुनर्जन्म की क्षमता होती है। किसके अंदर होती है, कोशिका भित्ति के अंदर ही इसे मरम्मत करने व पुनर्जन्म की क्षमता होती है। जब आपने देखा होगा कि आपका हाथ टूट जाता है तो कुछ समय बाद, प्लास्टर होने के बाद वह कुछ समय बाद जुड़ जाता है, तो उसमें कौन सा मदद करता, कोशिका भित्ति ही उसमें मदद करती है। हाथ को जोड़ने में कौन सी मदद करती है, कोशिका भित्ति ही कार्य करती है। ठीक, क्योंकि इसमें प्रोटीनों जो होते हैं इसी से होकर मिलते हैं उसे। ठीक, ये जो अणु हैं, प्रोटीन के जो अणु उसके पास जाएंगे, जिससे उसकी जो प्रोटीन की क्षमता वहाँ पर बढ़ेगी और ये इसका क्या कर देती, मरम्मत का वहाँ पर कार्य करेगी। क्लियर। कोशिका भित्ति क्या है, यही इसको संरचना प्रदान करती है। कोशिका को संरचना प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, और उसमें से अणुओं को आर पार करने देती है। और यह जब हमारे जो मरम्मत करने व पुनर्जन्म की भी इसमें के अंदर क्या होती है, क्षमता होती है। क्लियर। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने। अब बात करते हैं हम केंद्रक की। किसकी, केंद्रक। केंद्रक होता क्या है, हमने पढ़ा है, ये यदि कोशिका है, ये क्या है, कोशिका। इसका जो ये कोशिका है, ये इसका क्या है, जो सेंटर, ये क्या कहलाएगा, इसका केंद्रक। क्या कहलाएगा, केंद्रक। केंद्रक कोशिका एक ब्रेन होता है, यानी कि हेडक्वार्टर। जैसे हमारा जो ब्रेन होता है, हम सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं अपने ब्रेन के द्वारा, उसी प्रकार जो कोशिका को जो कंट्रोल करता है वह क्या करता है, केंद्रक। क्लियर।
जिस प्रकार हमारा ब्रेन हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार जो केंद्रक है वह कोशिका की एक्टिविटीज, जिनको जितनी भी उसकी क्रिया हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। नंबर 1 पॉइंट देखते हैं, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जैसे हमारे लिए हमारा ब्रेन महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जो कोशिका है, कोशिका के लिए यह भी जो केंद्रक है ये भी क्या है, महत्वपूर्ण अंग है, जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। क्लियर? जो कोशिका की जितनी भी क्रियाएं उन पर नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। जिस प्रकार हमारा ब्रेन हमारी जितनी भी क्रियाएं उन पर नियंत्रण करता है, उसी प्रकार जो केंद्रक है वह भी किसकी, कोशिकाओं की जो क्रिया है उस पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक, इसीलिए जो कोशिका है, कोशिका को इसका हेडक्वार्टर कहा जाता है। ठीक, केंद्रक को, इसीलिए जो केंद्रक है इसीलिए इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, हेडक्वार्टर कहा जाता है। क्लियर? पूछने लगे आपसे कि हेडक्वार्टर, कोशिका का हेडक्वार्टर किसे कहा जाता है, तो वह क्या है, केंद्रक। केंद्रक को ही क्या कहा जाता है, हेडक्वार्टर। इसकी जो खोज की थी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्लियर? यानी केंद्रक क्या है, इसका हेडक्वार्टर है कोशिका का। कोशिका क्या है, हेडक्वार्टर है, और जितनी भी यह क्रिया करेगा कोशिका, उस पर क्या कौन नियंत्रण करेगा, केंद्रक ही नियंत्रण करेगा। इसलिए इसे क्या कहा गया, हेडक्वार्टर। क्लियर? इसकी जो खोज की थी वह 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर? यूकैरियोटिक कोशिकाएं हम पढ़ चुके हैं, यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दो कोशिकाओं के अंतर के बारे में हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। तो यहाँ पर है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह स्पष्ट केंद्रक होता है। क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक होता है। जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है, ये स्पष्ट केंद्रक होता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक्स हैं, क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, क्योंकि ये सबसे छोटी, यानी कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स क्या होती है, बड़ी होती हैं। तो इनमें जो प्रोकैरियोटिक छोटी कोशिकाएं होने के कारण इनमें क्या होता है, प्राथमिक केंद्र होता है। पर जो यूकैरियोट्स होती हैं, ये बड़ी होती हैं कोशिकाएं, इनमें क्या होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है। क्लियर? हमने इनके पिछली जब वीडियो देखोगे तो उनमें अंतर के बारे में बात की है। तो वहाँ पर ये मैंने बताया कि यूकैरियोटिक्स बड़ी है, प्रोकैरियोटिक्स छोटी कोशिका है। ठीक, प्रोकैरियोटिक्स के पास अपना केंद्रक नहीं होता, ये बात की थी। वहाँ पर कौन सा, ये स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, केवल कौन सा होता है, इसके पास प्राथमिक केंद्र होता है। पर यूकैरियोटिक्स के पास केंद्रक होता है, यानी कौन सा, स्पष्ट केंद्र पूरा। ठीक, जो पूरा कंट्रोल करता है। जब अंतर पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। यदि आप पिछली क्लास ना देखें तो उन्हें भी ज़रूर देख लें, जिससे कि ये बिंदु क्लियर हो जाए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। इसके ऊपर क्या होती है, द्विस्तरीय झिल्ली केंद्रक। क्या होती है, द्विझिल्ली, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके ऊपर क्या होती है, जो द्विकेंद्रक यानी द्विस्तरीय झिल्ली होगी, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। हमने एक कोशिका है, इसके अंदर ये सेल है, ये इसका केंद्रक है। इसके ऊपर एक झिल्ली होगी, क्या होगी, इसके ऊपर ही क्या होगी, झिल्ली होगी द्विस्तरीय। उसे क्या कहा जाएगा, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली कहेंगे। क्लियर? जो इसके अंदर केंद्रीय द्रव होता है, केंद्रीय द्रव में केंद्रिकाएं व क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमेटिन धागे होते हैं। केंद्रिकाएं और क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमेटिन धागे ही क्या हैं, सेल के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे डीएनए में कार्य करते हैं। जो क्रोमोसिस या क्रोमोसिस भी बोलते हैं इसे, या क्रोमेटिन जो धागे होते हैं, ये डीएनए के बने होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। जो क्रोमोसिस हैं और क्रोमोसिस बोलो या क्रोमेटिन बोलो, ये जो धागे होंगे, इन्हें जो डीएनए है, डीएनए क्या होता है, डीएनए के द्वारा ही हम पहचान कर सकते हैं कि यह इसका पुत्र है या पुत्री है। डीएनए हमारे पहचान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्लियर? जो ये देखो, जो कि आनुवांशिक
सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। यानी कि ये जो क्रोमैटिन जो धागे होते हैं, यानी कि जो ये होते हैं क्रोमैटिन धागे, इनके द्वारा जो हमारा डीएनए एक जनन से दूसरे जनन में जाता है, जनन के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जिससे हम यदि डीएनए टेस्ट करवाएं जिससे कि पता पड़ जाए कि यह इसका बेटा है या इसकी बेटी है। क्लियर? डीएनए के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि यह यदि कि ये जब इसका बेटा है या बेटी है। क्लियर? वो इसमें कौन मदद करता है? डीएनए टेस्ट होता है, उसके द्वारा हम पता करते हैं। हम बात करते हैं केंद्रक के कार्यों के बारे में। ठीक, क्लियर? लास्ट का पॉइंट आज केंद्रक के कार्य। यह कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। हमने बात करी केंद्रक क्या है, यह जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है उस कोशिका का, और यह सभी पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो यही बात कही है, ये भी इसके कार्य हैं जो ऊपर पड़े। यह कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। और सेकंड पॉइंट वही है, यह आनुवांशिक सूचकांकों को एक पीढ़ी से जो जनक पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। ठीक, यानी कि आनुवांशिक जो है यह आनुवांशिक गुण होता है, जिससे आपने देखा कलर ब्लाइंडनेस में क्या है हमारा, यानी कि जो कलरों में डिफरेंस ना कर पाना भी क्या होता है? आनुवांशिक गुण रोग होता है। आनुवांशिक रोग क्या होता है? जो हमारे पेरेंट्स में है या मदर में है, उसके द्वारा जो हमें जो उनमें पहले वे आनुवांशिक गुण क्या बोलेंगे, जो हमारे माता पिता से हमें प्राप्त हो, जो रोग जो गुण जो हमारे माता पिता से हमें प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा? आनुवांशिक। ठीक, तो उसमें कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? डीएनए। ठीक, डीएनए में क्या होते हैं? क्रोमोसिन और क्रोमैटिन जो धागे होते हैं उनका इसमें रोल होता है। ठीक, यहाँ तक ये क्लियर हुए होंगे। केंद्रक क्लियर? केंद्रक क्या है? जैसे हमारा ब्रेन होता है वैसे केंद्रक उसका कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसकी जो खोज की थी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये आपको पता है। ठीक, इसके कार्य के बारे में आपने जाना क्या है। इससे पहले हम कोशिका की भित्ति के बारे में हमने आज जाना, कोशिका भित्ति के उपयोग जाने, कोशिका की भित्ति के जो कार्य हैं वे क्या हैं, जैसे संरचना प्रदान करना कोशिका को और उसे मजबूती प्रदान करना, और मरम्मत और पुनर्जन्म में भी क्या करता है इसका ये कार्य। ठीक, ये आपके क्लियर हुए हैं। आज यहीं क्लास समाप्त करते हैं।